दो पक्ष। हम सभी परम पुरुष की संतान हैं। वे सबका निर्माण करते चलते हैं। इस कारण नाटा लंबा, मोटा पतला, काला गोरा, पुरुष व नारी, इन भेदों के मध्य समय व्यतीत करते रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। परम पुरुष से मन को मिलाकर देखो कि परम पुरुष को क्या अच्छा लगेगा। जैसा करने से उन्हें अच्छा लगेगा वैसा ही करना चाहिए। कोई पिता यह नहीं चाहेगा कि उनकी एक संतान भूखे मरे और एक संतान प्रयोजन से अधिक जमा करके रखे। अर्थनैतिक जीवन में भी तुम्हें उसी तरह चलना चाहिए। सामाजिक जीवन में कौन से पिता का मन करेगा कि उसकी विधवा कन्या दूसरे प्रकार की पोशाक पहने और उस पर सामाजिक अत्याचार होता रहे और किसी सामाजिक शुभ कार्य में उसे कुछ भी छूने का अधिकार न दिया जाए। इस कारण तुम लोग इसका समर्थन नहीं करोगे। सबको समान सुयोग दोगे। माता पिता नहीं चाहते कि उनकी संतान रोए। यदि रोते हैं तो गोद में उठाकर वे उसका रुदन रोकने का प्रयास करते हैं और उसे खुश कर देते हैं। इस तरह का समाज बनाना होगा जिसमें किसी मनुष्य को रोना न पड़े। हर एक के चेहरे पर हंसी खेलती रहे। पृथ्वी को इस तरह से बनाओ जिससे हर एक मनुष्य हंसने का सुयोग पाए, जिससे उनकी हंसी देख परम पुरुष का मन भी आनंदित हो। तुम्हारे ऐसे प्रयास से परम पुरुष के साथ तुम्हारा सानिध्य बढ़ जाएगा। यही हुआ मनुष्य के लिए यथार्थ समाजशास्त्र, सोशल कोड। स्पिरिचुअल कोड है ईश्वर की तरफ चलने का पथ, फिजूल के तर्क करने का रास्ता नहीं। उसी तरह सोशल कोड है ईश्वर की संतान के चेहरे पर हंसी खिलाने का काम। इस रास्ते पर ही चलो। जय तुम्हारी निश्चित है। आनंद वचनामृतम चतुर्थ खंड कहा पंथाहा। परम पुरुष चाहेंगे कि सबकी तरक्की हो। समाज कहेगा यह नारी है, इसे यह अधिकार नहीं मिलेगा, वह अधिकार नहीं मिलेगा, घर के भीतर बंद रहेगी। समाज का विधान तरह तरह का है, किंतु परम पुरुष के साथ यह सब नहीं है। बेटा जितना प्यारा है, बेटी भी उतनी ही प्यारी है। बाप जब छोटे बच्चे का खेलता है तो कौन बेटा है कौन बेटी है विचार नहीं करता है। बेटे को भी गोद में ले लेंगे और बेटी को भी गोद में लेंगे। दोनों समान हैं। समाज है बदमाश, इसीलिए नारी पर जुल्म करता है। बात यही है, परम पुरुष के विचार में सब समान है। आनंद वचनामृतम अष्टम खंड हरति पापः यह सह हरिः। महिलाओं का अधिकार भी इसी तरह से छीना गया था। यह करना नहीं चाहिए, वह करना नहीं चाहिए। यह करने से महिलाओं की निंदा होगी, जबकि उस प्रकार की चीज़ यदि पुरुष वर्ग करे तो निंदा नहीं होगी। यह किस ढंग की बात हुई? एक ही नियम तो सबके ऊपर लागू होगा। पुरुष यदि परम पुरुष के पुत्र है तो महिलाएं भी कन्या है तथा उनका भी समान अधिकार है। एक पिता अपने छोटे पुत्र को जिस तरह से गोद में लेकर प्यार करते हैं, उसी प्रकार करते हैं छोटी पुत्री को भी। तब तो वे मन में अन्य विचार नहीं लाते कि यह कन्या है। बोलकर मैं इसे आदर नहीं करूँगा। अतएव जो कहते हैं कि कन्याएं मुक्ति मोक्ष नहीं पा सकती, वे सुविधावादी है, वे समाज शोषक है।
वे दुष्ट लोग हैं, बुरे लोग हैं। आनंद वचनामृतम, नवम खंड, अधिकार भेद। आनंद मार्ग के लड़के लड़कियों, इस पृथ्वी पर तुमने जन्म क्यों लिया है, इसे जानते हो क्या? परम पुरुष के संतोष विधान के लिए तुम्हें महत कुछ करना है, इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। कर्म में, बौद्धिकता में, पुरानुरक्ति में परम पुरुष की ओर निरंतर बढ़ते जाओ, तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति होगी ही। इस पृथ्वी पर तुम लोगों का आना सार्थक होगा। मनुष्य जब तक परम पुरुष में समाहित नहीं होता तब तक उसे एक ही काम है, धर्म के पथ पर क्रमशः अग्रसर होना। इस रूप में चलते हुए जब तक वह परमपिता के पद प्रांत में उपनीत नहीं हो जाता तब तक उसके चलने को विराम नहीं। अब प्रश्न है कि वे किस तरह से चलेंगे? तो वे चलेंगे बहिर्जगत के साथ एक यथोचित सामंजस्य बनाए रखकर, संभाव्य सभी उपायों के द्वारा बहिर्जगत की सेवा करते हुए। इसी रूप से मनुष्य चरम चरितार्थता के पथ पर अविराम गति से आगे बढ़ेगा और इस गमन पथ पर उसके हाथ पैर, मानस शक्ति जगत की सेवा में पूरी तरह नियोजित रहेंगे। इस प्रकार की सेवा करने के लिए मनुष्य हर प्रकार की भेद बुद्धि से ऊपर रहेगा। मनुष्य मनुष्य में भेद जैसे सामाजिक वैषम्य, आर्थिक असमानता इत्यादि, मनुष्य और अन्य जीवों के बीच भेद, जैव और अजैव सत्ताओं में भेद, किसी भी भेदभाव की गुंजाइश नहीं रहेगी। नव्य मानवतावाद के पद से होकर तुम्हें चरम लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। अंततः सलीला फल्गुधारा की तरह मन क्रमशः आगे बढ़ता जाएगा। जब तक उस परम लक्ष्य में उपनीत नहीं होता तब तक बढ़ता जाएगा। राह की श्रांति क्लांति की उपेक्षा करते हुए अपने वैयक्तिक जीवन में चरैवेति आगे बढ़ो। मंत्र के मूलाभाव को तुम्हें प्रतिफलित करना ही होगा। तुम लोगों की जय हो। सुभाषित संग्रह 18 खंड। इसीलिए समाज का कर्तव्य है लोगों के इस अधिकार को समुचित स्वीकृति प्रदान करना। समाज ने यह स्वीकृति नहीं दी है, जिस कारण लोगों के जीवन में इतना हाहाकार है। आज हम जिससे घृणा करते हैं, जिन भटके हुए लड़कों की आज अवहेलना करते हैं, समाज यदि उन्हें मौका देता तो उन्हीं के बीच से महान मनीषी का आविर्भाव नहीं होता। ऐसा कौन कह सकता है? जो नारियां आज पेट के खातिर पनिका वृत्ति का अवलंबन करती है, समाज यदि उनके आंतरिक दर्द को महसूस करके जीने की तरह जीवित रहने की व्यवस्था कर देता तो कौन जानता है कि उनके ही बीच से हो सकता है महान व्यक्तित्व की जननी को हम देख पाते। किंतु आज समाज में मानवीय मूल्यों की स्वीकृति न रहने के कारण ही कितने महान व्यक्तित्व अंकुरावस्था में ही सूख कर धूल की धरनी पर झड़ जाते हैं। सद विप्र लोग उस भू लुंठित मानवता के नवोत्थान का सूत्रपात करेंगे। उनके लिए कोई पापी के रूप में घृणा नहीं है। ये किसी को भी शैतान नहीं कह सकते। अभिमत 2 खंड, सामाजिक मूल्य,
और मानवीय मौल नीति। इस अधिभौतिक दुख से बचने के लिए ज़रूरत है उपयुक्त शिक्षा की, यथोपयुक्त मानसाध्यात्मिक शिक्षा की, ताकि वह अपने मन को अच्छी तरह तैयार कर सके, विपरीत परिस्थितियों के विरुद्ध जूझ सके। तुम लोगों में से जिन लोगों ने इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लिया है, उन्हें इस उद्देश्य से अच्छी तरह तैयार होना होगा और अपने को तैयार करने के लिए जितनी शक्ति अर्जित करने की आवश्यकता है, उससे भी अधिक शक्ति अर्जित करनी होगी, क्योंकि जिन्होंने इसे समझा नहीं है, समझने की सामर्थ्य नहीं है, जो नासमझ है, वे भी तो उसी रक्त के लोग हैं, वे भी तो आत्मीय है, वे भी तो इस धरती पर हमारे अति निकट आत्मीय है। अतएव उनकी सहायता करने के लिए हम लोग ज़रूरत से भी कुछ अधिक शक्ति अर्जित करेंगे। ऐसा न हो तो काम नहीं चलेगा। जैसे भारत की ही बात ले लो ना, हमें जितना उन्नत होना चाहिए था उतने नहीं हो पाए हैं। उसका कारण है भारत के नारी समाज को घर में बंदी बनाकर रखा गया था। इसका परिणाम यह हुआ था कि समाज के केवल 50% पुरुषों को अग्रगति प्राप्त हुई थी, क्योंकि समाज में लगभग आधे पुरुष है और लगभग आधी है नारियां। लगभग आधे पुरुष आगे बढ़ रहे हैं, आधे के लगभग नारियां घर के अंदर तालाबंद रहती है। अतएव पुरुष ही आगे बढ़ रहे हैं और उन 50 लोगों का बोझ लेकर बढ़ना पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अग्रगति कम होती है। नारी भी खुद अपने पैरों पर चलकर आगे बढ़े, समान रूप से आगे बढ़े। चलते चलते यदि कहीं उनके पैरों में दर्द पैदा हो जाए, यदि मुंह के बल गिर पड़े, तो उन्हें उठा लेना होगा, और केवल नारियां ही मुंह के बल गिर पड़ेगी, उन्हें उठा लेना होगा। वैसा होगा ही क्यों? पुरुष भी उसी प्रकार गिर सकते हैं। तब नारियों का कर्तव्य होगा कि उन्हें उठा ले, उनका बोझ उठाकर आगे बढ़े। नारियों का पोजीशन हमेशा सबऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन बना रहेगा, ऐसी बात भी तो नहीं है। कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन भी तो हो सकता है। फिर पुरुषों का पोजीशन भी सबऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन हो जा सकता है। इस पृथ्वी पर कुछ भी अंतिम रूप में नहीं कहा जा सकता, अर्थात सभी को साथ लेकर चलना होगा। अभिमत तीसरा खंड। लोगों के विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति का सामूहिक नाम है संस्कृति या कल्चर। और सभ्यता क्या है? हमारे जीवन की विभिन्न अभिव्यक्तियों के बीच शिष्टाचार के जिस सूक्ष्म भाव के संपर्क में हम लोग आते हैं, उसी ही को कहते हैं सभ्यता। एक उदाहरण देता हूँ। मान लो घर में एक अतिथि आए हैं। हम साधारण रूप में उन्हें आओ या आइए कहकर उनका आह्वान करते हैं और स्वागत जताते हुए यह भी कह सकते हैं, कृपया पधारिए या आइए आइए, अंदर आइए। यह जो अतिरिक्त भाषा है या भाव के द्वारा भद्रतापूर्ण संभाषण की अभिव्यक्ति है, यही सभ्य या सभ्यता सम्मत आचरण है, क्योंकि यहाँ शिष्टाचार का सूक्ष्म भाव स्वतः स्फूर्त है। स्पष्टतः जान पड़ता है कि साधारण आह्वान सूचक आओ या आइए की बात
गर्मजोशी से रहित है। यह शिष्टाचार के अभाव का ही द्योतक है। अतएव हम देखते हैं कि संस्कृति या कल्चर के क्षेत्र में अच्छा बुरा दोनों ही पहलू है, किंतु शिष्टाचार का जो सूक्ष्म भाव है वही है सभ्यता की कसौटी। संस्कृति या कल्चर के माध्यम से शिष्टाचार का जो सूक्ष्म बोध हम लोग प्राप्त करते हैं वह लोगों की सूक्ष्म विचार क्षमता को बढ़ाता है। लोगों के उन्हीं आचार आचरणों को हम लोग सभ्य कह सकते हैं जो वृहत क्षेत्र में लोगों की सूक्ष्म विचार क्षमता का परिचय वहन करते हो। कई बार देखा जाता है कि किसी विशेष गोष्ठी की आम जनता के आचार आचरण विचार समर्थित है, परंतु अन्य किसी गोष्ठी के आचार आचरण विचार समर्थित नहीं है। उस विचार से यदि प्रथमोक्त गोष्ठी को सभ्य और अपर गोष्ठी को ऊर्ध्वसभ्य कहे तो वह भी युक्ति सम्मत नहीं होगा। भारतीय समाज व्यवस्था में नारी को माता की मर्यादा प्रदान की गई है, परंतु वास्तविकता के क्षेत्र में उन्हें वैसा सम्मान नहीं दिया जाता। दूसरी ओर यूरोपीय समाज में नारी को यद्यपि माता की मर्यादा प्राप्त नहीं है, परंतु वास्तविकता के क्षेत्र में नारियां निश्चित रूप से पुरुषों के समान अधिकार और सम्मान का उपभोग किया करती है। तो इन दोनों में से कौन अधिकतर सभ्य है, यह कहना बहुत कठिन है। इस मामले में मैं कहूँगा कि क्रियाकलापों में, आचार आचरणों में विचार का समर्थन जितना अधिक होगा, सभ्यता का प्रकाश तथा विकास भी उतना अधिक होगा। अभिमत 6वां खंड। मैं चाहता हूँ कि जो लड़के लड़कियाँ बौद्धिक दृष्टि से उन्नत है अथवा बौद्धिक स्तर पर और भी उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, वे मानव समाज की बौद्धिक प्रगति के लिए उत्साह प्रदान करते चले। लोगों की बौद्धिक प्रगति अंततोगत्वा मानव समाज का सर्वतोमुखी विकास लाने में सहायता करेगी। मैं आशा करता हूँ आनंद मार्ग के तुम सभी लड़के लड़कियाँ इस मामले में उपलब्धि हासिल कर पा रहे हो। बौद्धिक प्रगति के महत्व को अच्छी तरह समझ लेना तुम लोगों के लिए उचित है। अभिमत 4वां खंड। इसके अतिरिक्त है नारी पुरुष का पार्थक्य। नारियों में से अनेक सामाजिक राजनैतिक अधिकार से वंचित है। तुम लोग जानते हो कि मात्र कई 100 वर्षों पहले भी पृथ्वी के अनेक देशों में उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं था। वैसा क्यों? वे भी तो मनुष्य है। पुरुषों की तरह उनके भी अधिकार समान है। पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रदूतों को सामाजिक साम्य की प्रतिष्ठा के लिए आंदोलन शुरू करना होगा और नारी पुरुषगत इस प्रकार के वैषम्य को दूर करना होगा। क्या महिलाएं कोई गवादी पशु है या कपड़े की पोटली है जिसका लोग विवाह के समय दान कर दिया करते हैं? क्या उन्हें कृतदासियों की तरह दूसरों के हाथों बेच देना होगा? जब तक महिलाओं में साहस और बुद्धि का अभाव था तब तक उन्होंने इसका सहन किया। एक बार सोचकर देखो कि यह कितना अपमानजनक है। उनकी यह अमर्यादा खुलेआम चाबुक मारने की अपेक्षा भी बहुत अधिक कष्टदायक है। कपड़े की गठरी की तरह क्या महिलाओं को धोबी के घर भेजना होगा? अवश्य ही उन्हें दबाए रखना नहीं चलेगा।
समाज में पुरुषों का एकाधिपत्य रहना भी उचित नहीं है। समाज में दोनों ही के सामूहिक नेतृत्व का रहना उचित है। कोई किसी के अधीन नहीं है। इसीलिए नारी पुरुषों की पारस्परिक स्वीकृति के माध्यम से ही यौथ नेतृत्व का निर्माण उचित है। रेनेसां आंदोलन के पथ प्रदर्शकों को अविलंब इन विषमताओं के विरुद्ध आंदोलन शुरू करना होगा। ऐसा न होने पर समग्र जनगोष्ठियों का अर्धांश ये नारियां यदि अवहेलित रह जाए तो मानव समाज की सर्वात्मक अग्रगति क्यों कर होगी। अतएव पुनर्जागरण के आंदोलन में इन चीज़ों को देखना एक सामाजिक कर्तव्य है, एक सामाजिक दायित्व है। रेनेसां कार्यकर्ताओं को इन व्यवधानों और असमानताओं के विरुद्ध संग्राम शुरू करना होगा। इन्हें समाज में से उखाड़ फेंकना होगा। अभिमत 7वां खंड। हाल तक दुनिया में सर्वत्र और सभी जनगोष्ठियों के बीच एक भ्रांत धारणा प्रचलित थी कि पुरुष ही ईश्वर के कृपा पात्र है, नारियां नहीं। तुमने अपने परिवार में भी देखा होगा, इस चीज़ को अनुभव भी किया होगा। अभिभावकगण अपने बाल बच्चों के मामले में किसी वैषम्य मूलक मनोभाव का पोषण नहीं करते। उनके लिए लड़का लड़की दोनों का महत्व एक समान है। दोनों ही एक समान स्नेह के पात्र है। मैंने कहा है, मेरे लिए तो लड़के लड़कियां मानो मेरे दोनों हाथ है। दो डौने न रहने पर तो कोई पक्षी उड़ नहीं सकता। उस भ्रांत धारणा के दिन आज लद चुके हैं। नारी पुरुष दोनों ही समान रूप से ईश्वर के कृपा पात्र है। जो बुद्धिजीवीगण यह सोचते थे कि विद्या बुद्धि के द्वारा परम पुरुष को प्राप्त किया जाता है, उनकी वह धारणा केवल त्रुटिपूर्ण थी। ऐसी बात नहीं है, मूर्खतापूर्ण भी थी। उसी प्रकार परम पुरुष को केवल कर्मयोग के द्वारा पाया जाता है, यह धारणा भी त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि कर्मयोग में भी सभी की मर्यादा समान रूप से स्वीकृत नहीं है। मान लो कोई लड़का या लड़की दुर्बल है, शारीरिक अथवा मानसिक रूप से दुर्बल होने पर भी मुक्ति मोक्ष लाभ करने का उनको एक समान जन्मगत अधिकार है। यह जो मैंने मोक्ष की बात बताई, इसका अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ है परम पुरुष के साथ एकीभूत होना। विश्व के प्रत्येक शिशु को विश्व पिता की गोद में बैठने का समान अधिकार है। इस मामले में लड़का लड़की के बीच किसी वैषम्य की गुंजाइश नहीं है। आनंद वचनामृतम पाठ 12।